नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले आधा घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबर। और बुलेटिन की शुरुआत सुर्खियों के साथ। दिल्ली में 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन की शुरुआत आज। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत के सुरक्षा ढांचे की मजबूती के लिए एजेंसियों के बीच बढ़ेगा समन्वय। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल आज कर्नाटक दौरे पर। बीजापुर और हुबली में वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले किसानों से करेंगे मुलाकात। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को आज अंतिम श्रद्धांजलि। पटना में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। देश भर में बिखरी छठ की रौनक। पूजा के तीसरे दिन आज अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। पटना के घाटों के सभी जरूरी इंतजाम। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी चुनाव में कमला हैरिस ने स्वीकार की अपनी हार। ट्रंप को दी जीत की बधाई। कहा, लोकतंत्र और समान न्याय के लिए नहीं छोड़ेंगी लड़ाई। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां एनआईए की ओर से आयोजित 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन की आज से दिल्ली में शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आतंक मुक्त भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। यह सम्मेलन भारत के सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए एजेंसियों के बीच समन्वय को और बढ़ाएगा। दरअसल ये वार्षिक सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों, आतंकवाद का मुकाबला कर रहे सुरक्षा बलों, तकनीकी, कानूनी, फोरेंसिक विशेषज्ञों और एजेंसियों के बीच आतंकवाद से उत्पन्न खतरों पर विचार विमर्श के लिए एक समन्वय बिंदु के रूप में उभरा है। 2 दिन का ये सम्मेलन आतंकवाद के खिलाफ जांच में अभियोजन और बदल रहे कानूनी ढांचे, अनुभवों और बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने, उभरती प्रौद्योगिकियों में से संबंधित चुनौतियों और अवसरों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर रहेगा। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जगदम्बिका पाल आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे, जहां जगदम्बिका पाल बीजापुर और हुबली में वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले किसानों से मुलाकात करेंगे। दरअसल ये दौरा बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या की अपील के बाद हो रहा है, जिन्होंने किसानों की शिकायतें सुनने की बात कही थी। तो वहीं जगदम्बिका पाल के इस दौरे के से पहले घमासान मच गया। विपक्ष के कई सांसद उनके अकेले जाने से नाराज हैं। कई सांसदों ने शिकायत की है कि उन्हें बिना बताए ऐसे एक तरफा फैसले लिए जा रहे हैं। विपक्ष के कुछ सांसदों के इस मामले को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को शिकायत सौंपी है। दरअसल आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट इस बार संसद के शीतकालीन सत्र में पटल पर रखी जानी है, जिसे लेकर जेपीसी की लगातार बैठकें हो रही हैं। और बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा आज अपने अंतिम सफर पर निकल जाएंगी। पटना में आज उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर पटना में उनके राजेंद्र नगर स्थित घर पर रखा गया है। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य आज उनके अंतिम दर्शन करेंगे। इससे पहले बीते कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि बिहार कोकिला की आवाज़ ने बिहार की सांस्कृतिक परंपराओं को न केवल देश भर में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा ने भी अपनी मां के निधन को निजी क्षति के साथ साथ कला और संस्कृति के लिए भी बड़ी क्षति बताया। उन्होंने कहा कि उनकी मां के गीतों को लोग छठ का पर्याय मानते थे और छठ के दौरान ही उन्होंने अंतिम सांस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर शोक जताया है और उनके निधन को संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया है।
और वहीं आपको बता दें कि आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। आज डूबते सूर्य को सायंकालीन अर्घ्य दिया जाएगा और इसकी तैयारियां जोरों पर है। तीसरे दिन पर आपको दिखाते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व का आज तीसरा दिन है। छठ पूजा के तीसरे दिन व्रती पूरे समय निर्जला व्रत रखते हैं। शाम के समय में जब सूर्य देव अस्त हो रहे होते हैं तो उस वक्त उनको अर्घ्य देकर छठी मैया की पूजा की जाती है। इसे छठ पूजा का संध्या अर्घ्य कहा जाता है। व्रती जल में खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। इस दौरान बांस के सूप में प्रसाद फल आदि रखकर अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने से माना जाता है कि मानसिक शांति, प्रगति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत महिलाएं संतान के सुखी जीवन की कामना और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इसके बाद अंतिम दिन यानी 8 नवंबर की सुबह को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन होगा। उगते सूर्य को अर्घ्य देने से व्रती अपने परिवार के लिए दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मांगती है। छठ पर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ मंगलवार को हुई थी। छठ के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं सुबह उठकर स्नान करती हैं और सात्विक भोजन करती हैं। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाए खाए मनाया जाता है। वहीं दूसरे दिन बुधवार को खरना मनाया गया। इसमें रोटी, गुड़ की खीर और फल का भोग लगाया जाता है। इसे छठ का महाप्रसाद कहा जाता है। खरना वाले दिन भगवान का विशेष प्रसाद व्रती ही तैयार करती हैं और शाम के समय भगवान को अर्पित करने के बाद इस प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। इसके बाद अंतिम दिन यानी 8 नवंबर की सुबह को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन होगा। उगते सूर्य को अर्घ्य देने से व्रती अपने परिवार के लिए दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मांगती हैं। छठ पर्व का हर दिन खास नक्षत्रों के योग में मनाए जाने के कारण इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। छठ पूजा हिंदू धर्म का बेहद महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जो सादगी, पवित्रता और सूर्य देव की पूजा के लिए जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदूषण को देखते हुए यमुना नदी के तट पर पूजा की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि कोर्ट में दायर याचिका में यमुना नदी में छठ पूजा की इजाजत मांगी गई थी। दिल्ली सरकार ने यमुना तट पर छठ पूजा पर बैन लगाया हुआ है और इसके खिलाफ पूर्वांचल नवनिर्माण संस्थान नाम के संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि छठ पूजा स्वच्छता का उत्सव है। इस बार हमें सिर्फ घाट की सफाई की इजाजत दीजिए ताकि अगले साल हम वहां पर छठ पूजा कर सके। लेकिन हाईकोर्ट ने इसको लेकर कहा है कि आप यमुना तट की सफाई के लिए अलग से अर्जी दाखिल कीजिए, हम आपको सुनेंगे, लेकिन इस याचिका पर हम ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकते। वह साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हम ऐन वक्त पर कोई आदेश नहीं दे सकते हैं, रातों रात यमुना साफ नहीं हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि यमुना का पानी इतना गंदा है कि अगर लोग उसमें घुसकर पूजा करेंगे तो खुद बीमार पड़ जाएंगे, हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। और साथ ही जहां एक तरफ यमुना प्रदूषित है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली भी प्रदूषण नियंत्रण समिति की ताजा रिपोर्ट बताती है कि यमुना का पानी जहरीला भरा हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि यमुना में 2 तरह के प्रदूषक हैं, रसायन और सीवेज। रसायन फैक्ट्रियों और कारखानों से आते हैं, जबकि सीवेज घरों से आता है। डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत करते हुए पर्यावरणविद और खाद्य मामलों के जानकार निशा अग्रवाल ने प्रदूषित यमुना की वो वजहें बताई जिसके कारण आज यमुना नदी बदतर स्थिति का सामना कर रही है। राजधानी दिल्ली की प्रदूषित यमुना को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। आज यमुना में आचमन करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। आखिर क्या वजह है और क्यों नहीं यमुना पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो पाती है? हमारे साथ निशा अग्रवाल जी मौजूद हैं, जो न सिर्फ पर्यावरणविद है बल्कि खाद्य मामलों की जानकार भी हैं। क्या आपको लगता है कि यमुना जो है पहले से पॉल्यूटेड है? यमुना में जो पानी आ रहा है वो पीछे से पॉल्यूटेड आ रहा है या कोई और खास वजह?
दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से तो यही पता लगता है कि यमुना का पानी पीछे से इतना पॉल्यूटेड नहीं है जितना वो दिल्ली में आकर हो गया। दिल्ली में आने के बाद यमुना पाला, वजीराबाद, ISBT ब्रिज, ITO ब्रिज, निज़ामुद्दीन ब्रिज, ओखला बैरेज जैसी जगहों से निकलती है, जिसमें पाला में जब वह आती है तो उसका पोल्यूशन का लेवल स्तर उतना नहीं है। जैसे कि pH की अगर हम बात करें तो वो न्यूट्रल रेंज में आता है। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल जो पहले 9.6 mg पर लीटर था वह धीरे धीरे ख़त्म ही होता चला जाता है। इसका मतलब रिवर इतनी पॉल्यूटेड हो गई है कि उसमें कोई ऑक्सीजन बची ही नहीं, कोई भी जीव जंतु उसमें अब सांस नहीं ले पाएगा। क्या ऐसी कोई रिपोर्ट है जिसमें पहले का कुछ डेटा है जिसमें दिल्ली की यमुना की स्थिति को दिखाया गया है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ही एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस के बारे में जिक्र किया गया है कि पूरे देश में कितनी रिवर्स पॉल्यूटेड हैं। पॉल्यूशन का स्तर बताने के लिए उनको 5 कैटेगरीज में प्रायोरिटाइज किया गया है। दिल्ली की जो एक नदी है जिसका पॉल्यूशन स्तर पहले भी वो क्वालिटी नंबर 1 पर ही थी, 2018 में भी और 22 में भी वो नंबर 1 पर ही देखी गई है। अगर हम इसके दूसरे पहलू को समझें तो पॉल्यूटेड यमुना का पर्यावरण पर, मानव जीवन पर या जो जलीय जीवन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता वो देख रही हैं? इस पॉल्यूटेड रिवर का कई जगह असर पड़ता है। सबसे पहले तो एनवायरनमेंट पर ही पड़ता है। जो जनजीवन इसके अंदर है, इस पानी के अंदर है, जो मछलियाँ इसमें पनपती हैं वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगी। जो इस रिवर के किनारे पर जो लोग रहते हैं, जो इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, खाने के लिए, अपने नहाने के लिए, उनके लिए ये पानी बहुत नुकसानदायक है। स्वच्छ यमुना को करने के लिए किस तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए? जब यमुना हमारी इतनी गंदी हो चुकी है तो हमें भी अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, इसमें गंदगी को नहीं फेंकना चाहिए। जो यमुना है वो पीछे से स्वच्छ आ रही है लेकिन दिल्ली में आकर इसका पॉल्यूशन जो है लगातार बढ़ रहा है। कालिंदी कुंज के यमुना घाट से कैमरामैन मोंटी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज, दिल्ली। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता और ममता बनर्जी सरकार के वरिष्ठ मंत्री फिरहाद हाकिम पर संदेश खाली में पीड़ितों की आवाज बनी भाजपा नेता रेखा पात्र पर अनुचित टिप्पणी करने का आरोप लगा है। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए आरोप लगाया कि मंत्री हाकिम ने रेखा पात्र के लिए अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया है। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि इस टिप्पणी के लिए मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग को टैग करते हुए इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि वर्तमान समय में कुछ ताकतें भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन सत्य की विजय निश्चित है। चित्रकूट में आयोजित पंडित राम किंकर जन्म शताब्दी समारोह में संघ प्रमुख ने ये अहम बात कही। वो जीवन परिवर्तन होता है तो दुनिया को उदाहरण मिलता है। आज भारत से आशा करने की है, एक तरफ स्वार्थ के भय से उभरते भारत को दबाने में प्रयास हुआ, लेकिन वो सत्य को दबाने के प्रयास है। सत्य कभी दबता नहीं, सत्य कभी मरता। और वहीं गिरिडीह जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एक धनवार सीट पर पूरे राज्य और देश की निगाहें हैं। झारखंड के चुनावी समर में ये सीट 2 वजहों से सबसे हॉट सीट बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही यहां इंडी गठबंधन के 2 घटक दलों झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाकपा माले के बीच दोस्ताना मुकाबला भी हो रहा है। और इतना ही नहीं, यहां पर निर्दलीय निरंजन राय के चुनावी मैदान में उतरने से भी मुकाबला चतुष्कोणीय हो चुका है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। झारखंड में चुनावी महासंग्राम में दिग्गजों के बीच घमासान मचा है। राज्य में वैसे तो कई हॉट सीटें हैं, लेकिन धनवार का दंगल इसमें खास है। छठ घाटों के लिए मशहूर धनवार में चुनावी विसात बीत चुकी है, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत 24 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं।
2019 में यहां से विधायक बने बाबूलाल मरांडी इस बार दोबारा भाग्य आजमा रहे हैं। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की जनता मौजूदा गठबंधन सरकार से त्रस्त है और फिर से भाजपा की सरकार चाहती है। सीओ कोई सुनने वाला नहीं है, डीओ सुनने वाला नहीं है, डीसी सुनने वाला नहीं है, तो आज पूरा झारखंड ये जो लूट है वो किसी से छुपा होगा। अब समय आ गया है इनको विदा कर दें। धनवार में इंडी गठबंधन तार-तार है और दोस्ताना संघर्ष के नाम पर दो घटक दल एक दूसरे के आमने सामने हैं। झामुमो की ओर से निजामुद्दीन अंसारी और भाकपा माले की ओर से राजकुमार यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी ने ऐसा काम किया है कि हम लोग सारे सीटों पर झारखंड में जीते। 5 साल के अंदर में जो मैंने किया और 4 अप्रैल 2016 को 1 साल के अंदर में मैंने बिजली व्यवस्था में सुधार किया और 18 घंटा बिजली। समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले निरंजन राय यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे मुकाबला चतुष्कोणीय हो गया है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेके ही हम आए हैं, उनका आदेश लेके ही हम आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। यहाँ के चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो स्थानीय लोगों को क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का इंतजार है। आज देखिए राजधनौर में जो डैम है वो टूट चुका है और वो 2 साल लगभग हो गया है। किसी भी सरकार का, किसी भी जनप्रतिनिधि का इस पर ध्यान नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि धनवार में मौजूद 3 प्रमुख चुनावी महारथी बाबूलाल मरांडी, निजामुद्दीन अंसारी और राजकुमार यादव पहले के चुनावों में भी आमने सामने रहे हैं और सब ने एक दूसरे के हाथों जीत और हार का स्वाद चखा है। दोस्ताना मुकाबला होने से जहां झामुमो और भाकपा माले का वोट बैंक बिखर सकता है, वहीं निर्दलीय निरंजन राय की मौजूदगी बाबूलाल मरांडी के लिए भी परेशानी का सबब बन सकती है। ऐसे में सभी दल अपने अपने चुनावी वायदों और संकल्पों के साथ स्थानीय समीकरण को साधने में लगे हैं। डीडी न्यूज के लिए धनवार से रमेश प्रभाकर के साथ मैं दिवाकर कुमार। तो झारखंड में पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों में 13 तारीख को मतदान होना है। झारखंड में चुनाव प्रचार भी अब काफी तेजी से हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 2 जगह गढ़वा और चाईबासा में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। जमशेदपुर पश्चिम राज्य की हॉट सीटों में से एक है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक के ग्राउंड जीरो पर से ये खास रिपोर्ट। एक जमाने में झारखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे सरयू राय इस बार सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर अपने पुराने जमशेदपुर पश्चिम सीट से मैदान में हैं। पिछले चुनाव में निर्दलीय खड़ा होकर सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी सीट से उस समय के मुख्यमंत्री रघुवर दास को हरा चुके हैं। सरयू राय अपने प्रतिद्वंदी बन्ना गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी ने पिछले 5 सालों में सिर्फ अपना विकास किया, क्षेत्र का नहीं। कहने के लिए यहाँ एमजीएम अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज भी है, मगर जितनी बुरी हालत में ये अस्पताल है उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है। हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं ये स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी, मगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने अस्पताल की दुर्दशा कर दी है। वहीं राय के सामने सीट बचाने की चुनौती कांग्रेस के मंत्री बन्ना गुप्ता पर है, जो पूर्व में एक बार कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सरयू राय को हरा चुके हैं और 2 बार उनके सामने हार का भी मुंह देखना पड़ा है। इस बार बन्ना को इस विधानसभा के समीकरण के अलावा अपने काम का सहारा है। 434 करोड़ रुपया से साक्षी में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है वो बन रहा है। हम जो है लगातार विकास के मार्गों को प्रशस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर लोक कल्याण के लिए रोड, नाली, सड़कें बढ़ रही है। इस इस्पात नगरी में तमाम सुविधाएं होने के बावजूद कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे यहाँ की जनता महरूम है। हमारे यहाँ पानी का बहुत ही सुविधा कम है। पानी का ज्यादा समस्या है, थोड़ा बहुत बिजली का है। कंपनी क्षेत्र को यदि आप छोड़ दें तो बाद बाकी सारे जगहों पर पानी की भीषण समस्या है। झारखंड में चुनावी प्रचार के दौरान विभिन्न दल यहाँ की कला, संस्कृति, गीत, नृत्य आदि विधाओं का सहारा लेकर जनता से अपना आशीर्वाद मांग रहे हैं। जमशेदपुर, जिसका दूसरा नाम टाटा नगर भी है, जो भारत के प्रमुख औद्योगिक शहरों में से एक है। जमशेदपुर की स्थापना को पारसी व्यवसायी जमशेद जी नौशरवान जी टाटा के नाम से जोड़ा जाता है। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना से इस शहर की बुनियाद पड़ी। अभी ये शहर चुनावी रंग में रंगा है,
जिसका गवाह राज्य की वीआईपी सीटों में से एक जमशेदपुर वेस्ट पर भी नजर आ रहा है। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट पर लड़ाई दिलचस्प है। यहाँ एक ओर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी ओर राजनीति के चतुर खिलाड़ी और जदयू के प्रत्याशी सरयू राय चुनावी मैदान में हैं। हालांकि लड़ाई सीधी है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के बागी प्रत्याशी दोनों के मतों में सेंध लगा सकते हैं। कैमरामैन शिव सोन के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, जमशेदपुर वेस्ट। वहीं अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने में लगातार जुटी हुई है। पार्टी ने महाविकास आघाड़ी के घटक दलों को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार तो उतार दिए हैं, लेकिन आगे की राह कहीं ना कहीं आसान नजर नहीं आ रही। आइए आपको दिखाते हैं उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव से हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कांग्रेस 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस लंबे समय से टक्कर में नहीं है। ऐसी ही एक सीट है उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव की अमलनेर विधानसभा क्षेत्र। 40 साल बाद जाकर अब कांग्रेस ने यहां अपनी ऊर्जा झोंकी है। कांग्रेस उम्मीदवार अनिल शिंदे की बात सुनकर ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार उनकी नैया पार लगा देंगे। 10 साल वंचित रहे हैं और तीनों ने मिलकर ऐसा ठान लिया है कि इस बार कुछ भी हो जाए, या इस पार या उस पार, ये सीट हम चुन के लाएंगे। और जो मेरा उनके साथ मैंने जो ये क्षेत्र में मैं 32 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, वैद्य के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, शैक्षणिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मुझे इस बार खातिरी है, मुझे इस बार आत्मविश्वास है कि ये सीट हम चुन के लाएंगे, खींच के लाएंगे। दूसरी तरफ जलगांव की 11 विधानसभा सीटों में अमलनेर एकमात्र ऐसी सीट है जहां से महायुति की ओर से कांग्रेस को चुनौती देने के लिए एनसीपी को आगे किया गया है। अजीत पवार ने यहां से अनिल पाटिल पर भरोसा जताया है, जो राज्य में एनसीपी कोटे से मंत्री भी हैं। पाटिल के मुताबिक सारा मामला नैरेटिव का है और लोकसभा की गलती इस बार नहीं दोहराई जाएगी। अजीत दादा का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, ये बोल नहीं सकते हम लोग। जो नैरेटिव, गलत नैरेटिव, फेक नैरेटिव जो सेट किया गया, गुमराह करने की जो जनता को पूरे देश के अंदर कोशिश की गई, उसके कारण सब कुछ लोकसभा में आपको पूरे देश के अंदर ये परिणाम आपको देखने को मिला है। अमलनेर शहर को साने गुरुजी के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है और इस विधानसभा क्षेत्र की विशिष्ट संस्कृति और शैक्षिक परंपरा आज भी जीवित है। शिवसेना और एनसीपी के राजनीतिक संकट ने कांग्रेस को महाराष्ट्र में ऑक्सीजन दे दिया है, लेकिन कांग्रेस बेहतर स्थिति में तभी आ पाएगी जब अमलनेर जैसी सीटों पर कांग्रेस अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएगी। ऐसा ये देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा कि मराठा आंदोलन की तपिश में अमलनेर की जनता दो मराठी नेताओं के बीच का चुनाव कैसे करती है। अपने सहयोगी कपिल मस्के के साथ में विश्व कुमार सीतर, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। और चलिए इसी के साथ खबरों में बढ़ेंगे आगे, जहां कैबिनेट में शिक्षा विभाग के अंतर्गत पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के लागू होने पर छात्र छात्राओं ने इसकी सराहना की है। साथ ही जयपुर के विद्यार्थियों ने इस योजना को शिक्षा और उज्जवल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस संबंध में दूरदर्शन संवाददाता राहुल शर्मा ने युवा छात्र छात्राओं से उनकी प्रतिक्रियाएं जानी कि आखिर उनके मन में क्या है। आइए सुनते हैं। इस स्कीम के थ्रू काफ़ी बच्चों को 7.5 लाख तक के मतलब नकद दान मिलेगा, जिसके थ्रू वो अपनी हायर एजुकेशन ऑब्वियसली अचीव कर पाएंगे। एंड सुनने में पाया कि बिना गारंटी या कोलेट्रल के है, विच इज़ वेरी गुड फॉर बच्चे जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। देखिए, ये योजना युवाओं के लिए बहुत लाभकारी है। 7 लाख रुपए बिना ब्याज के देना, तो उनको अपने करियर के लिए या फिर जो भी वो स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं या पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उसमें बहुत लाभ होगा। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ। मेरे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ख़राब है, पर वो पढ़ना चाहते हैं और बहुत लगन से पढ़ते हैं, लेकिन उनको सही राह नहीं मिल पा रही है। तो इस कदम से शायद उनकी कठिनाई कम हो। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम करते हुए आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसी उम्मीद से मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस योजना का शुभारंभ करा उन्होंने। इसमें जैसे हम जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा सा फाइनेंशियली दिक्कतें आ रही है पढ़ाई करने में, या पेरेंट्स से पैसा मांगने में उन्हें थोड़ा भारी मन होता है, मांग नहीं पाते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये योजना शुरू करी है। 7 से 7 लाख रुपए तक का फ़ायदा मिलेगा इस योजना के तहत, और इससे हम विदेश भी पढ़ाई कर सकते हैं, कोचिंग्स में पैसे दे सकते हैं।
तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस योजना को लेके। और जैसा कि भारत देश का गौरव है, प्रधानमंत्री जी उन्होंने ये योजना ला के हम युवाओं में एक जोश भर दिया है। और वहीं कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना पर मुहर लगा दी है। केंद्र सरकार के इस सराहनीय कदम को लेकर आगरा के छात्र छात्राएं और अभिभावकों में भी खुशी नजर आई है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनते हैं। पीएम मोदी ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की, उसको सुनकर आज मैं उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद अदा करता हूं और साथ ही साथ मंत्रिमंडल का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने जो पीएम विद्या लक्ष्मी धन योजना की जो शुरुआत की है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। योजना जो मोदी जी ने घोषणा की है, तो उससे अब हम अपना जो एजुकेशन है उसको हम पूरा कर पाएंगे और इससे मैं बहुत खुश हूँ और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई है, जिसमें ये जानकारी मिल रही है कि इसमें 10 लाख रुपए तक का बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन बिना गारंटर के मिलेगा। विद्या लक्ष्मी योजना जो घोषित की है उससे हमारे फ्यूचर में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है, लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम मॉर्निंग प्राइम टाइम नया सवेरा मेरे और सहयोगी भावना के साथ। नमस्कार।